8 प्रश्न लोकप्रिय सोच। मैं एक उत्तर देने वाली मशीन नहीं हूँ, मैं एक प्रश्न पूछने की मशीन हूँ। अगर हमारे पास सारे जवाब हैं, तो हम इतनी मुश्किल में कैसे हैं? डगलस कार्डिनल। अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स, जिनके विचारों ने 20वीं शताब्दी में आर्थिक सिद्धांत और प्रथाओं को गहराई से प्रभावित किया, ने जोर देकर कहा, नए विचारों को विकसित करने में कठिनाई उतनी नहीं है जितनी पुराने लोगों से बचने में है। लोकप्रिय सोच के खिलाफ जाना मुश्किल हो सकता है, चाहे आप एक व्यवसायी हों जो कंपनी की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हों, एक पादरी जो अपने चर्च में नए प्रकार के संगीत का परिचय दे रहा हो, एक नई माँ अपने माता पिता से पुरानी पत्नियों की कहानियों को खारिज कर रही हो, या एक किशोरी जो वर्तमान में लोकप्रिय शैलियों की अनदेखी कर रही हो। इस पुस्तक के कई विचार लोकप्रिय सोच के विरुद्ध हैं। यदि आप अच्छी सोच पर लोकप्रियता को महत्व देते हैं, तो आप इस पुस्तक द्वारा प्रोत्साहित की गई सोच के प्रकारों को सीखने की अपनी क्षमता को गंभीर रूप से सीमित कर देंगे। लोकप्रिय सोच है, अच्छी सोच के मूल्य को समझने के लिए बहुत औसत, बदली हुई सोच के प्रभाव को महसूस करने के लिए बहुत लचीला, जानबूझकर सोच की प्रक्रिया में महारत हासिल करने के लिए बहुत आलसी, बड़ी तस्वीर वाली सोच की बुद्धि को देखने के लिए बहुत छोटा, केंद्रित सोच की क्षमता को उजागर करने के लिए बहुत संतुष्ट, रचनात्मक सोच की खुशी की खोज करने के लिए बहुत पारंपरिक, यथार्थवादी सोच के महत्व को पहचानने में बहुत भोले, सामरिक सोच की शक्ति को मुक्त करने के लिए बहुत अनुशासनहीन, संभावना सोच की ऊर्जा को महसूस करने के लिए बहुत सीमित, चिंतनशील सोच के पाठों को अपनाने के लिए बहुत ट्रेंडी, लोकप्रिय सोच की स्वीकृति पर सवाल उठाने के लिए बहुत उथला, साझा सोच की भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर बहुत गर्व है, निस्वार्थ सोच की संतुष्टि का अनुभव करने के लिए बहुत आत्मा अवशोषित, और बॉटम लाइन थिंकिंग की वापसी का आनंद लेने के लिए बहुत कम। अगर आप एक अच्छे विचारक बनना चाहते हैं तो अलोकप्रिय होने की संभावना के लिए खुद को तैयार करना शुरू कर दें। आपको लोकप्रिय सोच की स्वीकृति पर सवाल क्यों उठाना चाहिए? मैंने आपको लोकप्रिय सोच की स्वीकृति पर सवाल उठाने के कुछ व्यापक कारण बताए हैं। अब मुझे और अधिक विशिष्ट होने की अनुमति दें। 1. पॉपुलर थिंकिंग कभी कभी मतलब नॉट थिंकिंग। मेरे मित्र केविन मायर्स ने लोकप्रिय सोच के विचार को यह कहकर सारांशित किया, लोकप्रिय सोच के साथ समस्या यह है कि इसके लिए आपको बिल्कुल भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। अच्छी सोच कठिन परिश्रम है। अगर यह आसान होता, तो हर कोई एक अच्छा विचारक होता। दुर्भाग्य से, बहुत से लोग जीवन को आसान तरीके से जीने की कोशिश करते हैं। वे सोचने की कड़ी मेहनत या सफलता की कीमत नहीं चुकाना चाहते हैं। दूसरे लोग जो करते हैं उसे करना आसान है और उम्मीद है कि उन्होंने इसे सोचा था। कुछ विशेषज्ञों की शेयर बाजार की सिफारिशों को देखें। जब तक वे अपनी पसंद प्रकाशित करते हैं, तब तक अधिकांश लोग एक चलन का अनुसरण कर रहे होते हैं, न कि एक बनाने या यहाँ तक इसके शिखर की सवारी करने के लिए। जो लोग उनके द्वारा सुझाए गए शेयरों पर पैसा बनाने जा रहे हैं, वे पहले ही ऐसा कर चुके हैं, जब तक आम जनता इसके बारे में सुनती है। जब लोग आंख बंद करके किसी प्रवृत्ति का अनुसरण करते हैं, तो वे अपनी सोच नहीं कर रहे होते हैं। 2. लोकप्रिय सोच झूठी आशा प्रदान करती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोन जेनेटिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर बेनो मुलर हिल बताते हैं कि कैसे एक सुबह हाई स्कूल में वह स्कूल के मैदान में 40 छात्रों की कतार में सबसे आखिरी में खड़ा था। उनके भौतिकी के शिक्षक ने एक दूरबीन की स्थापना की थी ताकि उनके छात्र एक ग्रह और उसके चंद्रमाओं को देख सकें। पहले छात्र ने दूरबीन की ओर कदम बढ़ाया। उसने उसे देखा, लेकिन जब शिक्षक ने पूछा कि क्या वह कुछ देख सकता है, तो लड़के ने कहा नहीं। उनकी दूरदर्शिता ने उनके विचार को बाधित कर दिया। शिक्षक ने उसे दिखाया कि फोकस को कैसे समायोजित किया जाए, और लड़के ने आखिरकार कहा कि वह ग्रह और चंद्रमाओं को देख सकता है। एक एक करके छात्र दूरबीन की ओर बढ़े और उन्होंने देखा कि उन्हें क्या देखना चाहिए था। अंत में, दूसरे से अंतिम छात्र ने दूरबीन में देखा और घोषणा की कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तुम बेवकूफ हो, शिक्षक चिल्लाया, आपको लेंस को समायोजित करना होगा। छात्र ने कोशिश की, लेकिन अंत में उसने कहा, मैं अभी भी कुछ नहीं देख सकता। यह सब काला है। शिक्षक ने निराश होकर खुद दूरबीन से देखा, और फिर एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ ऊपर देखा। लेंस कैप अभी भी दूरबीन को कवर करती है। किसी भी छात्र को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। 17. बहुत से लोग लोकप्रिय सोच में सुरक्षा और सुरक्षा की तलाश करते हैं। उनका मानना कि अगर बहुत सारे लोग कुछ कर रहे हैं, तो यह सही होना चाहिए। यह एक अच्छा विचार होना चाहिए। यदि अधिकांश लोग इसे स्वीकार करते हैं, तो शायद यह निष्पक्षता, समानता, करुणा और संवेदनशीलता का प्रतिनिधित्व करता है ना?
जरूरी नहीं। लोकप्रिय सोच ने कहा कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, फिर भी कोपरनिकस ने सितारों और ग्रहों का अध्ययन किया और गणितीय रूप से साबित किया कि पृथ्वी और हमारे सौरमंडल के अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। लोकप्रिय सोच ने कहा कि सर्जरी के लिए स्वच्छ उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी जोसेफ लिस्टर ने अस्पतालों में उच्च मृत्यु दर का अध्ययन किया और एंटीसेप्टिक प्रथाओं की शुरुआत की जिससे तुरंत जान बच गई। लोकप्रिय सोच ने कहा कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए, फिर भी एमिलिन पंकहर्स्ट और सुसान बी एंथनी जैसे लोगों ने उस अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। लोकप्रिय सोच ने जर्मनी में नाजियों को सत्ता में ला दिया, फिर भी हिटलर के शासन ने लाखों लोगों की हत्या कर दी और यूरोप को लगभग नष्ट कर दिया। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि स्वीकृति और बुद्धि में बहुत बड़ा अंतर है। लोग कह सकते हैं कि संख्या में सुरक्षा है, लेकिन यह हमेशा सच नहीं होता है। कभी कभी यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट होता है कि लोकप्रिय सोच अच्छी और सही नहीं है, दूसरी बार यह कम स्पष्ट होता है। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य में उन लोगों की चौंका देने वाली संख्या पर विचार करें जिन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड पर बड़ी मात्रा में कर्ज लिया है। आर्थिक रूप से चतुर कोई भी व्यक्ति आपको बताएगा कि यह एक बुरा विचार है, फिर भी लाखों लोग अभी खरीदें, बाद में भुगतान करें कि लोकप्रिय सोच के साथ साथ अनुसरण करते हैं, और इसलिए वे भुगतान करते हैं और भुगतान करते हैं और भुगतान करते हैं। लोकप्रिय सोच के कई वादे खोखले होते हैं, उन्हें आपको मूर्ख मत बनने दो। 3. लोकप्रिय सोच परिवर्तन को अपनाने में धीमी है। लोकप्रिय सोच यथास्थिति को पसंद करती है, यह पल के विचार में अपना विश्वास रखता है और अपनी पूरी ताकत के साथ उस पर टिका रहता है। नतीजतन, यह परिवर्तन का विरोध करता है और नवाचार को कम करता है। सोसाइटी ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स के पूर्व अध्यक्ष डोनाल्ड नेल्सन ने लोकप्रिय सोच की आलोचना की, जब उन्होंने जोर देकर कहा, हमें इस विचार को त्याग देना चाहिए कि पिछली दिनचर्या, चीजों को करने के पिछले तरीके, शायद सबसे अच्छे तरीके हैं। इसके विपरीत, हमें यह मान लेना चाहिए कि लगभग सब कुछ करने का एक बेहतर तरीका है। हमें यह मानकर चलना बंद कर देना चाहिए कि जो काम पहले कभी नहीं किया गया, वह शायद ही नहीं किया जा सकता। 4. लोकप्रिय सोच केवल औसत परिणाम लाती है। तल रेखा। लोकप्रिय सोच औसत परिणाम लाती है। यहाँ संक्षेप में लोकप्रिय सोच है। लोकप्रिय, सामान्य, औसत। यह सबसे अच्छे में से सबसे छोटा और सबसे कम का सबसे अच्छा है। जब हम लोकप्रिय सोच को अपनाते हैं तो हम अपनी सफलता को सीमित कर देते हैं। यह केवल प्राप्त करने के लिए कम से कम ऊर्जा डालने का प्रतिनिधित्व करता है। यदि आप असामान्य परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सामान्य सोच को अस्वीकार करना होगा। लोकप्रिय सोच की स्वीकृति पर सवाल कैसे उठाएं? लोकप्रिय सोच अक्सर गलत और सीमित करने वाली साबित हुई है। एक बार जब आप ऐसा करने की आदत डाल लेते हैं, तो यह सवाल करना मुश्किल नहीं है। शुरू करने में दिक्कत आ रही है? निम्नलिखित चीजें करके शुरू करें। 1. फॉलो करने से पहले सोचें। कई व्यक्ति लगभग स्वचालित रूप से दूसरों का अनुसरण करते हैं। कभी कभी वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे कम से कम प्रतिरोध का रास्ता अपनाना चाहते हैं। दूसरी बार वे अस्वीकृति से डरते हैं, या वे मानते हैं कि हर कोई जो करता है उसे करने में समझदारी है। लेकिन अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो आपको यह सोचना होगा कि सबसे अच्छा क्या है, न कि लोकप्रिय क्या है। लोकप्रिय सोच को चुनौती देने के लिए अलोकप्रिय होने और आदर्श से बाहर जाने की इच्छा की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, 11 सितंबर 2001 की त्रासदी के बाद कुछ लोगों ने स्वेच्छा से विमान से यात्रा करना चुना। लेकिन वह यात्रा करने का सबसे अच्छा समय था, भीड़ कम थी, सुरक्षा बढ़ गई थी और एयरलाइंस कीमतों में कटौती कर रही थी। त्रासदी के लगभग 1 महीने बाद, मेरी पत्नी मार्गरेट और मैंने सुना कि ब्रॉडवे शो में बहुत सी सीटें थीं और न्यूयॉर्क के कई होटल के कमरे खाली रह गए थे। लोकप्रिय सोच ने कहा, न्यूयॉर्क से दूर रहो। हमने इसे एक अवसर के रूप में इस्तेमाल किया। हमें शहर के लिए सस्ते हवाई जहाज के टिकट मिले, लगभग आधी कीमत पर एक महान होटल में एक कमरा बुक किया और सबसे अधिक मांग वाले शो द प्रोड्यूसर्स के टिकट प्राप्त किए। जैसे ही हमने थिएटर में अपनी सीट ली, हम उत्तेजना के साथ अपने बगल में एक महिला के पास बैठ गए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं अंत में यहाँ हूँ, उसने हमसे कहा। मैंने इतना लंबा इंतजार किया है। ब्रॉडवे पर यह सबसे अच्छा शो है और टिकट पाने के लिए सबसे कठिन है। फिर उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, मेरे पास 1.5 साल से मेरे टिकट हैं, इस शो को देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं। आपको अपना कब तक मिला? आपको मेरा जवाब पसंद नहीं आएगा, मैंने जवाब दिया।
ओह चलो, उसने कहा। कितनी देर? मुझे मेरा 5 दिन पहले मिला, मैंने जवाब दिया। उसने हमें दहशत से देखा। वैसे वह सही थी। यह सबसे अच्छे शो में से एक है जिसे हमने कुछ समय में देखा है, और हमें यह केवल इसलिए देखने को मिला क्योंकि हम लोकप्रिय सोच के खिलाफ जाने को तैयार थे जब बाकी सभी लोग घर पर रह रहे थे। जैसा कि आप लोकप्रिय सोच के अनाज के खिलाफ सोचना शुरू करते हैं, अपने आप को याद दिलाएं कि अलोकप्रिय सोच, यहाँ तक सफलता के परिणामस्वरूप, काफी हद तक कम आंका जाता है, अपरिचित और गलत समझा जाता है। अलोकप्रिय सोच में दृष्टि और अवसर के बीज होते हैं। सभी प्रगति के लिए अलोकप्रिय सोच की आवश्यकता है। अगली बार जब आप किसी मुद्दे पर लोकप्रिय सोच के अनुरूप होने के लिए तैयार महसूस करें, तो रुकें और सोचें। हो सकता है कि आप स्वयं के लिए परिवर्तन नहीं करना चाहते हों, लेकिन आप निश्चित रूप से आंख बंद करके अनुसरण नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आपने यह नहीं सोचा है कि सबसे अच्छा क्या है। 2. अपनी सोच से अलग सोच की सराहना करें। नवोन्मेष और परिवर्तन को अपनाने का एक तरीका यह है कि दूसरे कैसे सोचते हैं, इसकी सराहना करना सीखें। ऐसा करने के लिए आपको लगातार खुद को अपने से अलग लोगों के सामने उजागर करना चाहिए। मेरा भाई लैरी मैक्सवेल एक अच्छा व्यवसाय और एक अभिनव विचारक लगातार अलग सोच कर लोकप्रिय सोच को चुनौती देता है। वह कहता है, बिक्री और मध्यम प्रबंधन में हमारे अधिकांश लोग हमारे से भिन्न उत्पादों और सेवाओं वाले व्यवसायों से आते हैं। यह हमें लगातार सोचने के नए तरीकों से अवगत कराता है। हम अपने लोगों को औपचारिक व्यापार और व्यापार संघों और बिरादरी में सक्रिय भागीदारी से भी हतोत्साहित करते हैं क्योंकि उनकी सोच काफी सामान्य है। उन्हें उद्योग में बाकी सभी की तरह सोचने में बहुत समय बिताने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आप लोकप्रिय सोच को चुनौती देने का प्रयास करते हैं, विभिन्न पृष्ठभूमि, शिक्षा के स्तर, पेशेवर अनुभव, व्यक्तिगत रुचियों आदि वाले लोगों के साथ समय बिताते हैं। आप उन लोगों की तरह सोचेंगे जिनके साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हैं। यदि आप लीक से हटकर सोचने वाले लोगों के साथ समय बिताते हैं, तो आप लोकप्रिय सोच को चुनौती देने और नई जमीन को तोड़ने की अधिक संभावना रखते हैं। 3. अपनी खुद की सोच पर लगातार सवाल करें। आइए इसका सामना करते हैं। जब भी हमें सोचने का कोई तरीका मिल जाता है जो काम करता है, तो हमारा सबसे बड़ा प्रलोभन बार बार उस पर वापस जाना है, भले ही वह अब अच्छी तरह से काम न करे। कल की सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन कभी कभी आज की सफलता होती है। मेरे मित्र एंडी स्टेनली ने हाल ही में INJOY के उत्प्रेरक सम्मेलन में चैलेंजिंग द प्रोसेस नामक एक नेतृत्व पाठ पढ़ाया। उन्होंने वर्णन किया कि परिवर्तन से पहले प्रगति कैसे होनी चाहिए, और उन्होंने लोकप्रिय सोच पर सवाल उठाने में शामिल कई गतिशीलता की ओर इशारा किया। एक संगठन में उन्होंने कहा, हमें याद रखना चाहिए कि हर परंपरा मूल रूप से एक अच्छा विचार था और शायद क्रांतिकारी भी, लेकिन हर परंपरा भविष्य के लिए एक अच्छा विचार नहीं हो सकती है। आपके संगठन में, यदि आप वर्तमान में मौजूद चीजों को लागू करने में शामिल थे, तो संभव है कि आप बदलाव का विरोध करेंगे, यहाँ तक बेहतर के लिए बदलाव का भी। इसलिए अपनी सोच को चुनौती देना महत्वपूर्ण है। यदि आप अपनी सोच से बहुत अधिक जुड़े हुए हैं और अभी सब कुछ कैसे किया जाता है, तो बेहतर के लिए कुछ भी नहीं बदलेगा। 4. नई चीजों को नए तरीकों से आजमाएं। आपने आखिरी बार कब पहली बार कुछ किया था? क्या आप जोखिम लेने या नई चीजों को आजमाने से बचते हैं? अपनी खुद की सोच के चक्रव्यूह से बाहर निकलने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है कुछ नया करना। आप इसे छोटे, रोजमर्रा के तरीकों से कर सकते हैं। सामान्य से अलग तरीके से काम करने के लिए ड्राइव करें। अपने पसंदीदा रेस्तरां में एक अपरिचित व्यंजन ऑर्डर करें। किसी परिचित प्रोजेक्ट में आपकी मदद करने के लिए किसी अन्य सहकर्मी से पूछें। अपने आप को ऑटो पायलट से हटा लें। अलोकप्रिय सोच सवाल पूछती है और विकल्प तलाशती है। 1997 में मेरी 3 कंपनियां अटलांटा, जॉर्जिया चली गईं। यह एक अच्छा शहर है, लेकिन व्यस्त समय में यातायात पागल हो सकता है। यहाँ जाने के तुरंत बाद, मैंने वांछित गंतव्यों के लिए वैकल्पिक मार्गों की तलाश और परीक्षण करना शुरू कर दिया ताकि मैं यातायात में न फंस जाऊं। उदाहरण के लिए, अपने घर से हवाई अड्डे तक, मैंने एक दूसरे से 8 मील और 12 मिनट के भीतर 9 मार्ग खोजे हैं और उनका उपयोग किया है। अक्सर मैं लोगों को हाईवे पर बैठे देखकर चकित हो जाता हूं जब वे वैकल्पिक मार्ग पर आगे बढ़ रहे होते हैं। समस्या क्या है? बहुत से लोगों ने नई चीजों को नए तरीकों से आजमाया नहीं है। यह सच है, अधिकांश लोग नई समस्याओं को खोजने के लिए प्रतिबद्ध होने की तुलना में पुरानी समस्याओं से अधिक संतुष्ट हैं। आप नई चीजों को नए तरीकों से कैसे करते हैं,
यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि यह सुनिश्चित करना कि आप इसे करते हैं। इसके अलावा, यदि आप नए कामों को उसी तरह करने की कोशिश करते हैं जिस तरह से हर कोई करता है, तो क्या आप वास्तव में लोकप्रिय सोच के खिलाफ जा रहे हैं? वहां से बाहर निकलें और आज कुछ अलग करें। 5. असहज होने की आदत डालें। जब यह इसके ठीक नीचे आता है, तो लोकप्रिय सोच सहज होती है। यह एक पुराने झुकने वाला की तरह है जो मालिक के सभी स्वभावों के अनुकूल है। अधिकांश पुराने झुकने वाला के साथ समस्या यह है कि हाल ही में किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया है। यदि ऐसा है, तो वे सहमत होंगे कि यह एक नया पाने का समय है। यदि आप उपलब्धि को अपनाने के लिए लोकप्रिय सोच को अस्वीकार करना चाहते हैं, तो आपको असहज होने की आदत डालनी होगी। यदि आप अलोकप्रिय सोच को अपनाते हैं और आमतौर पर स्वीकार की जाने वाली चीजों के बजाय जो सबसे अच्छा काम करता है और जो सही है, उसके आधार पर निर्णय लेते हैं, तो यह जान लें, अपने शुरुआती वर्षों में आप उतने गलत नहीं होंगे जितना लोग सोचते हैं कि आप हैं। आपके बाद के वर्षों में, आप उतने सही नहीं होंगे जितना लोग सोचते हैं कि आप हैं। और सभी वर्षों में, आप जितना सोचते हैं उससे बेहतर हो सकते हैं। सोच प्रश्न: क्या मैं असामान्य परिणाम प्राप्त करने के लिए सामान्य सोच की सीमाओं को जानबूझकर खारिज कर रहा हूँ? 9. साझा सोच से लाभ। हम में से कोई भी हम सभी की तरह स्मार्ट नहीं है। केन ब्लैंचर्ड: अच्छे विचारक, विशेषकर वे जो अच्छे नेता भी हैं, साझा सोच की शक्ति को समझते हैं। वे जानते हैं कि जब वे दूसरों के विचारों और विचारों को महत्व देते हैं, तो वे साझा सोच के जटिल परिणाम प्राप्त करते हैं और अपने दम पर जितना कर सकते हैं उससे कहीं अधिक हासिल करते हैं। साझा सोच में भाग लेने वाले निम्नलिखित को समझते हैं। 1. साझा सोच एकल सोच से तेज है। हम वास्तव में तेजी से भागती दुनिया में रहते हैं। इसकी वर्तमान गति से कार्य करने के लिए, हम इसे अकेले नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि युवा पुरुषों और महिलाओं की पीढ़ी सिर्फ कार्यबल में प्रवेश कर रही है, यह बहुत दृढ़ता से है। शायद यही कारण है कि वे समुदाय को इतना अधिक महत्व देते हैं और उस कंपनी के लिए काम करने की अधिक संभावना रखते हैं जो उन्हें पसंद है, जो उन्हें अच्छी तरह से भुगतान करती है। दूसरों के साथ काम करना खुद को शॉर्टकट देने जैसा है। यदि आप कोई नया कौशल जल्दी सीखना चाहते हैं, तो आप उसे कैसे करते हैं? क्या आप अपने आप से दूर जाते हैं और इसका पता लगाते हैं, या क्या आपको यह दिखाने के लिए कोई मिलता है कि कैसे? आप अनुभव वाले किसी व्यक्ति से हमेशा अधिक तेजी से सीख सकते हैं, चाहे आप किसी नए सॉफ्टवेयर पैकेज का उपयोग करना सीखने का प्रयास कर रहे हों, अपने गोल्फ स्विंग को विकसित करना चाहते हों, या कोई नया व्यंजन बनाना चाहते हों। 2. साझा सोच एकल सोच की तुलना में अधिक नवीन है। हम महान विचारकों और नवप्रवर्तकों को एकल कलाकार के रूप में सोचते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे बड़ी नवीन सोच शून्य में नहीं होती है। सहयोग से नवाचार का परिणाम है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार टिप्पणी की थी, दिन में कई बार मुझे एहसास होता है कि मेरे अपने बाहरी और आंतरिक जीवन को मेरे जीवित और मृत दोनों साथियों के श्रम पर बनाया गया है, और बदले में जितना अधिक देने के लिए मुझे अपने आप को कितनी मेहनत करनी चाहिए जैसा मुझे मिला है। साझा सोच अधिक नवाचार की ओर ले जाती है, चाहे आप शोधकर्ता मैरी और पियरे क्यूरी, अत्यथार्थवादी लुइस ब्रूनेल और सल्वाडोर डाली, या गीतकार जॉन लेनन और पॉल मैकार्टनी के काम को देखें। यदि आप अपने विचारों को दूसरों के विचारों के साथ जोड़ते हैं, तो आप उन विचारों के साथ आएंगे जो आपके पास कभी नहीं थे। 3. साझा सोच एकल सोच की तुलना में अधिक परिपक्वता लाती है। जितना हम यह सोचना चाहते हैं कि हम यह सब जानते हैं, हम में से प्रत्येक शायद अपने अंधे धब्बे और अनुभवहीनता के क्षेत्रों के बारे में दर्दनाक रूप से अवगत है। जब मैंने पहली बार एक पास्टर के रूप में शुरुआत की, तो मेरे पास सपने और ऊर्जा थी, लेकिन अनुभव बहुत कम था। उस पर काबू पाने की कोशिश करने के लिए, मैंने बढ़ते चर्चों के कई हाई प्रोफाइल पादरियों को अपनी सोच मेरे साथ साझा करने का प्रयास किया। 1970 के दशक की शुरुआत में, मैंने देश के 10 सबसे सफल पादरियों को पत्र लिखे, जिसमें उन्होंने मुझसे 1 घंटे के लिए मिलने के लिए उस समय $100 के लिए एक बड़ी राशि की पेशकश की, ताकि मैं उनसे सवाल पूछ सकूं। जब कोई हाँ कहता, तो मैं उससे मिलने जाता। मैंने कुछ सवाल पूछने के अलावा ज्यादा बात नहीं की। मैं वहाँ किसी को प्रभावित करने या अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए नहीं था। मैं वहाँ सीखने आया था। मैंने उसकी हर बात सुनी, ध्यान से नोट किया, और जो कुछ भी मैं कर सकता था उसे अवशोषित कर लिया। उन अनुभवों ने मेरी जिंदगी बदल दी। आपके पास ऐसे अनुभव हैं जो मेरे पास नहीं हैं, और मेरे पास ऐसे अनुभव हैं जो आपने नहीं किए हैं। हमें एक साथ रखो और हम व्यक्तिगत इतिहास की एक विस्तृत श्रृंखला और इसलिए परिपक्वता तालिका में लाते हैं।
यदि आपके पास वह अनुभव नहीं है जिसकी आपको आवश्यकता है, तो किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क करें जो ऐसा करता हो। 4. साझा सोच एकल सोच से ज्यादा मजबूत होती है। दार्शनिक कवि जोहान वोल्फगैंग वॉन गोएथे ने कहा, अच्छी सलाह स्वीकार करना अपनी क्षमता को बढ़ाना है। 2 सिर एक से बेहतर हैं, जब वे एक ही दिशा में सोच रहे हों। यह एक वैगन खींचने के लिए 2 घोड़ों का दोहन करने जैसा है। वे व्यक्तिगत रूप से या तो एक साथ अधिक मजबूत होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब वे एक साथ खींचते हैं, तो वे जितना वजन अलग अलग कर सकते हैं, उससे अधिक वजन उठा सकते हैं। एक साथ काम करने से एक तालमेल आता है। जब लोग एक साथ सोचते हैं तो उसी तरह की ऊर्जा काम में आती है। 5. साझा सोच एकल सोच की तुलना में अधिक मूल्य देता है। क्योंकि साझा सोच एकल सोच की तुलना में अधिक मजबूत है, यह स्पष्ट है कि यह अधिक रिटर्न देता है। यह साझा सोच की जटिल क्रिया के कारण होता है, लेकिन यह अन्य लाभ भी प्रदान करता है। साझा सोच और अनुभवों से आपको जो व्यक्तिगत रिटर्न मिलता है, वह बहुत अच्छा हो सकता है। क्लेरेंस फ्रांसिस निम्नलिखित अवलोकन में लाभों का सार प्रस्तुत करते हैं। मैं ईमानदारी से मानता हूँ कि रिश्ते शब्द एक सभ्य दुनिया की संभावना की कुंजी है। यह पूरी तरह से स्पष्ट प्रतीत होता है कि आपके परिवार में, आपके काम में, हमारे देश में, या इस दुनिया में आपकी हर समस्या अनिवार्य रूप से रिश्तों की अन्योन्याश्रितता की बात है। 6. साझा सोच ही महान सोच रखने का एकमात्र तरीका है। मेरा मानना कि हर महान विचार की शुरुआत 3 या 4 अच्छे विचारों से होती है, और सबसे अच्छे विचार साझा सोच से आते हैं। नाटककार बेन जोन्सन ने कहा, वह जो केवल अपने द्वारा सिखाया जाता है, उसके पास गुरु के लिए मूर्ख होता है। जब मैं स्कूल में था, शिक्षकों ने सही होने और अन्य छात्रों की तुलना में बेहतर करने पर जोर दिया, शायद ही कभी अच्छे उत्तरों के साथ मिलकर काम करने पर जोर दिया। फिर भी सभी उत्तरों में सुधार तब होता है जब वे सभी की सोच का सर्वोत्तम उपयोग करते हैं। यदि हम में से प्रत्येक के पास एक विचार है, और हमारे पास 2 विचार हैं, तो हमारे पास हमेशा एक महान विचार की संभावना है। साझा सोच की भागीदारी को कैसे प्रोत्साहित करें? कुछ लोग स्वाभाविक रूप से साझा सोच में भाग लेते हैं। जब भी उन्हें कोई समस्या दिखाई देती है, वे सोचते हैं, मुझे कौन जानता है कि इसमें कौन मदद कर सकता है। नेताओं का रुझान ऐसा ही होता है, इसलिए एक्सट्रोवर्ट्स करें। हालांकि साझा सोच से लाभ उठाने के लिए आपको उनमें से कोई भी नहीं होना चाहिए। साझा सोच का उपयोग करने की अपनी क्षमता में सुधार करने में आपकी सहायता के लिए निम्नलिखित चरणों का उपयोग करें। 1. दूसरों के विचारों को महत्व दें। सबसे पहले, विश्वास करें कि अन्य लोगों के विचारों का मूल्य है। यदि आप नहीं करते हैं, तो आपके हाथ बंधे होंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि आप वास्तव में दूसरों से इनपुट चाहते हैं? अपने आप से ये प्रश्न पूछें, क्या मैं भावनात्मक रूप से सुरक्षित हूँ? जिन लोगों में आत्मविश्वास की कमी होती है और वे अपनी स्थिति या शक्ति के बारे में चिंता करते हैं, वे दूसरों के विचारों को अस्वीकार करते हैं, अपने क्षेत्र की रक्षा करते हैं और लोगों को दूर रखते हैं। दूसरों के विचारों पर विचार करने के लिए एक सुरक्षित व्यक्ति की आवश्यकता होती है। वर्षों पहले, एक भावनात्मक रूप से असुरक्षित व्यक्ति ने मेरे निदेशक मंडल में एक महत्वपूर्ण स्थान लिया था। कुछ बैठकों के बाद, बोर्ड के अन्य सदस्यों के लिए यह स्पष्ट हो गया कि यह व्यक्ति संगठन में सकारात्मक योगदान नहीं देगा। मैंने बोर्ड के एक अनुभवी नेता से पूछा, यह व्यक्ति हमेशा ऐसी बातें क्यों करता और कहता है जो हमारी प्रगति में बाधक हैं? मैं उनका जवाब कभी नहीं भूलूंगा, लोगों को चोट पहुंचाने से लोगों को चोट पहुंचती है। क्या मैं लोगों को महत्व देता हूं? आप किसी व्यक्ति के विचारों को महत्व नहीं देंगे यदि आप स्वयं उस व्यक्ति को महत्व और सम्मान नहीं देते हैं। क्या आपने कभी उन लोगों के आसपास अपने आचरण पर विचार किया है जिन्हें आप महत्व देते हैं, बनाम जिन्हें आप नहीं मानते हैं? मतभेदों को देखें। अगर मैं लोगों की कद्र करता हूं, अगर मैं लोगों को महत्व नहीं देता, तो मैं उनके साथ समय बिताना चाहता हूं, मैं उनके आसपास नहीं रहना चाहता। मैं उनकी सुनता हूं, मैं सुनने की उपेक्षा करता हूं। मैं उनकी मदद करना चाहता हूं, मैं उन्हें मदद की पेशकश नहीं करता। मैं उनसे प्रभावित हूं, मैं उनकी उपेक्षा करता हूं। मैं उनका सम्मान करता हूं, मैं उदासीन हूं। क्या मैं संवादात्मक प्रक्रिया को महत्व देता हूं? साझा सोच के परिणाम के रूप में अक्सर एक अद्भुत तालमेल होता है। यह आपको उन जगहों पर ले जा सकता है जहां आप कभी नहीं गए हैं। प्रकाशक मैल्कम फोर्ब्स ने जोर देकर कहा, सलाह को सुनना अक्सर उस पर ध्यान देने से कहीं अधिक होता है। मुझे कहना होगा, मैंने हमेशा साझा सोच को महत्व नहीं दिया। जब मैं विचारों को विकसित करना चाहता था, तो कई वर्षों तक मैं पीछे हटने की प्रवृत्ति रखता था।
केवल अनिच्छा से मैंने दूसरों के साथ विचारों पर काम किया। जब एक सहकर्मी ने मुझे इस पर चुनौती दी, तो मैंने अपनी झिझक का विश्लेषण करना शुरू कर दिया। मुझे एहसास हुआ कि यह मेरे कॉलेज के अनुभव पर वापस चला गया। कक्षा में कुछ दिन मैं बता सकता था कि एक शिक्षक व्याख्यान के लिए तैयार नहीं था और इसके बजाय कक्षा में समय बिताया और हमें एक विषय पर अपनी बेहिचक राय देने के लिए कहा। ज्यादातर समय राय मेरे से बेहतर नहीं लगती थी। मैं क्लास में इसलिए आया था ताकि प्रोफेसर मुझे पढ़ा सके। मैंने महसूस किया कि विचारों को साझा करने की प्रक्रिया समस्या नहीं थी, यह वही था जो बात कर रहा था। साझा सोच उतनी ही अच्छी होती है जितनी बांटने वाले लोग। उस पाठ को सीखने के बाद से मैंने इंटरैक्टिव प्रक्रिया को अपनाया है और अब मुझे विश्वास है कि यह मेरी ताकत में से एक है। फिर भी मैं हमेशा इस बारे में सोचता हूँ कि साझा विचार सत्र के लिए मैं किसके साथ चर्चा कर रहा हूँ। मैं आपको अपने दिशा निर्देश बताऊंगा जिनके लिए मैं इस अध्याय में बाद में आमंत्रित करता हूँ। साझा सोच की प्रक्रिया में शामिल होने से पहले आपको विचारों को साझा करने के विचार के लिए खुद को खोलना चाहिए। 2. प्रतिस्पर्धा से सहयोग की ओर बढ़ें। हाउ टू बी सीईओ के लेखक जेफरी जे फॉक्स कहते हैं, हमेशा विचारों की तलाश में रहें। स्रोत के संबंध में पूरी तरह से अंधाधुंध रहें। ग्राहकों, बच्चों, प्रतिस्पर्धियों, अन्य उद्योगों या कैब चालकों से विचार प्राप्त करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने एक विचार के बारे में सोचा। 18 जो व्यक्ति सहयोग को महत्व देता है, वह दूसरों के विचारों को पूरा करना चाहता है, उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहता। यदि कोई आपसे विचार साझा करने के लिए कहता है, तो व्यक्तिगत रूप से आगे न बढ़ने पर टीम की मदद करने पर ध्यान दें। और अगर आप वह हैं जो लोगों को अपने विचार साझा करने के लिए एक साथ लाते हैं, तो विचार के स्रोत से अधिक विचार की प्रशंसा करें। अगर सबसे अच्छा विचार हमेशा जीतता है, उसे देने वाले के बजाय, तो सभी अपने विचारों को अधिक उत्साह के साथ साझा करेंगे। 3. जब आप मिलें तो एक एजेंडा रखें। मुझे कुछ लोगों के साथ समय बिताना अच्छा लगता है, चाहे हम विचारों पर चर्चा करें या न करें। मेरी पत्नी मार्गरेट, मेरे बच्चे, मेरे पौत्र, मेरे माता पिता। हालांकि हम अक्सर विचारों पर चर्चा करते हैं, अगर हम नहीं करते हैं तो यह मुझे परेशान नहीं करता है, हम परिवार हैं। जब मैं अपने जीवन में लगभग किसी और के साथ समय बिताता हूँ, हालांकि मेरा एक एजेंडा होता है। मुझे पता है कि मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ। जितना अधिक मैं व्यक्ति के ज्ञान का सम्मान करता हूँ, उतना ही अधिक सुनता हूँ। उदाहरण के लिए, जब मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिलता हूँ जिसे मैं सलाह दे रहा हूँ, तो मैं उस व्यक्ति को प्रश्न पूछने देता हूँ, लेकिन मैं ज्यादातर बात करने की अपेक्षा करता हूँ। जब मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिलता हूँ जो मुझे सलाह देता है, तो मैं ज्यादातर अपना मुंह बंद रखता हूँ। अन्य रिश्तों में देना और लेना अधिक होता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किससे मिलता हूँ। मेरे पास एक साथ होने का एक कारण है और मुझे उम्मीद है कि मैं इसे क्या दूंगा और इससे क्या मिलेगा। यह सच है चाहे वह व्यवसाय के लिए हो या आनंद के लिए। 4. टेबल के चारों ओर सही लोगों को प्राप्त करें। साझा सोच से मूल्यवान कुछ भी प्राप्त करने के लिए आपके आसपास ऐसे लोग होने चाहिए जो मेज पर कुछ लाते हैं। जब आप लोगों को साझा सोच में भाग लेने के लिए कहने की तैयारी करते हैं, तो चयन प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित मानदंडों का उपयोग करें। चुनना। जिन लोगों की सबसे बड़ी इच्छा विचारों की सफलता है। जो लोग दूसरे के विचारों में मूल्य जोड़ सकते हैं। जो लोग भावनात्मक रूप से बातचीत में त्वरित बदलाव को संभाल सकते हैं। जो लोग कमजोर क्षेत्रों में दूसरों की ताकत की सराहना करते हैं। जो लोग मेज पर अपने मूल्य के स्थान को समझते हैं। जो लोग टीम के लिए सर्वश्रेष्ठ को अपने से पहले रखते हैं। जो लोग अपने आसपास के लोगों में सबसे अच्छी सोच को बाहर ला सकते हैं। जिन लोगों के पास चर्चा के तहत मुद्दे में परिपक्वता, अनुभव और सफलता है। जो लोग निर्णय के लिए स्वामित्व और जिम्मेदारी लेंगे। जो लोग टेबल को हम के रवैये के साथ छोड़ देंगे, न कि मैं के रवैये के साथ। बहुत बार हम मित्रता या परिस्थितियों या सुविधा की भावनाओं के आधार पर अपने विचार मंथन करने वाले साथी चुनते हैं, लेकिन यह हमें उच्चतम क्रम के विचारों को खोजने और बनाने में मदद नहीं करता है। हम टेबल पर किसे आमंत्रित करते हैं, इससे सभी फर्क पड़ता है। 5. अच्छे विचारकों और सहयोगियों को अच्छी तरह से मुआवजा दें। सफल संगठन साझा सोच का अभ्यास करते हैं। यदि आप किसी संगठन, विभाग या टीम का नेतृत्व करते हैं, तो आप ऐसे लोगों के बिना नहीं रह सकते जो साझा सोच में अच्छे हैं। जैसे ही आप भर्ती करते हैं और काम पर रखते हैं, अच्छे विचारकों की तलाश करें जो दूसरों को महत्व देते हैं, सहयोगी प्रक्रिया के साथ अनुभव रखते हैं
और भावनात्मक रूप से सुरक्षित हैं। फिर उन्हें अच्छी तरह से भुगतान करें और उन्हें अपने सोच कौशल का उपयोग करने और अपने विचारों को अक्सर साझा करने के लिए चुनौती दें। बहुत सारे अच्छे विचारक अपने दिमाग को एक साथ रखने की तरह कुछ भी मूल्य नहीं जोड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप इसे साझा सोच के साथ बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसलिए मैं अपने जीवन का अधिकांश समय नेतृत्व सिखाने में व्यतीत करता हूँ। अच्छा नेतृत्व सही उद्देश्य के लिए सही समय पर सही लोगों को एक साथ रखने में मदद करता है ताकि हर कोई जीत सके। इसके लिए केवल सही लोगों और साझा सोच में भाग लेने की इच्छा की आवश्यकता होती है। सोच प्रश्न: क्या मैं लगातार अपने सिर के ऊपर सोचने और जटिल परिणाम प्राप्त करने के लिए दूसरों के सिर को शामिल कर रहा हूँ? 10. निस्वार्थ सोच का अभ्यास करें। हम अपना रास्ता रोशन किए बिना दूसरे के रास्ते को रोशन करने के लिए मशाल नहीं पकड़ सकते। बेन स्वीटलैंड। इस पुस्तक में अब तक हमने कई प्रकार की सोच पर चर्चा की है जो आपको और अधिक हासिल करने में मदद कर सकती है। उनमें से प्रत्येक में आपको और अधिक सफल बनाने की क्षमता है। अब मैं आपको अपने जीवन को दूसरे तरीके से बदलने की क्षमता के साथ एक तरह की सोच से परिचित कराना चाहता हूँ। यह फिर से परिभाषित भी कर सकता है कि आप सफलता को कैसे देखते हैं। निस्वार्थ सोच अक्सर किसी भी अन्य प्रकार की सोच से अधिक प्रतिफल दे सकती है। इसके कुछ फायदों पर एक नज़र। 1. निस्वार्थ सोच से व्यक्तिगत पूर्ति होती है। जीवन में कुछ चीजें दूसरों की मदद करने की तुलना में अधिक व्यक्तिगत पुरस्कार लाती हैं। चार्ल्स एच. बूल का मानना: आमतौर पर गेट्स को खुशी नहीं मिलती है, देने वाले पाते हैं। लोगों की मदद करने से बहुत संतुष्टि मिलती है। जब आप अपना दिन निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा में बिताते हैं, तो रात में आप बिना पछतावे के अपना सिर लेट सकते हैं और चैन की नींद सो सकते हैं। ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट इन पीपल में इलिनॉय मैकगिनिस ने टिप्पणी की, किसी अन्य इंसान की सहायता करने के लिए दुनिया में और कोई महान व्यवसाय नहीं है, किसी को सफल होने में मदद करने के लिए। भले ही आपने अपना अधिकांश जीवन स्वार्थी लाभ के लिए व्यतीत किया हो, फिर भी हृदय परिवर्तन करने में कभी देर नहीं होती। यहाँ तक सबसे दुखी व्यक्ति, जैसे चार्ल्स डिकेंस का स्क्रूज, अपने जीवन को बदल सकता है और दूसरों के लिए फर्क कर सकता है। अल्फ्रेड नोबेल ने यही किया। जब उन्होंने अखबार में अपना मृत्युलेख देखा, उनके भाई की मृत्यु हो गई थी और संपादक ने गलत नोबेल के बारे में लिखा था, यह कहते हुए कि उनकी कंपनी द्वारा उत्पादित विस्फोटकों ने कई लोगों को मार डाला था। नोबेल ने शांति को बढ़ावा देने और मानवता में योगदान को स्वीकार करने की कसम खाई थी। इस तरह नोबेल पुरस्कार अस्तित्व में आए। 2. निस्वार्थ सोच दूसरों के लिए मूल्य जोड़ता है। 1904 में बेसी एंडरसन स्टेनली ने ब्राउन बुक पत्रिका में सफलता की निम्नलिखित परिभाषा लिखी: उसने सफलता हासिल की है जो अच्छी तरह से जीता है, अक्सर हंसता है और बहुत प्यार करता है, जिसने पवित्र महिलाओं का विश्वास, बुद्धिमान पुरुषों का सम्मान और छोटे बच्चों के प्यार का आनंद लिया है, जिन्होंने अपना स्थान भर दिया है और अपना कार्य पूरा किया है, जिसने दुनिया को उससे बेहतर छोड़ दिया है, चाहे वह एक बेहतर अफीम, एक आदर्श कविता या एक बचाया आत्मा हो, जिसने कभी भी पृथ्वी की सुंदरता की सराहना की कमी नहीं की है या इसे व्यक्त करने में असफल रहा है, जिसने हमेशा दूसरों में सर्वश्रेष्ठ की तलाश की है और उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है, जिसका जीवन एक प्रेरणा था, जिसकी स्मृति एक आशीर्वाद थी। जब आप अपने आप से बाहर निकलते हैं और दूसरों के लिए योगदान करते हैं, तो आप वास्तव में जीना शुरू करते हैं। 3. निस्वार्थ चिंतन अन्य गुणों को प्रोत्साहित करता है। जब आप 4 साल के बच्चे को देखते हैं, तो आप स्वार्थी होने की उम्मीद करते हैं, लेकिन जब आप इसे 40 साल की उम्र में देखते हैं, तो यह बहुत आकर्षक नहीं होता है ना? एक व्यक्ति जिन सभी गुणों का अनुसरण कर सकता है, उनमें से निस्वार्थ सोच अन्य सद्गुणों को विकसित करने की दिशा में सबसे बड़ा अंतर बनाती है। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि निस्वार्थ भाव से देने की क्षमता इतनी कठिन है। यह मानव प्रकृति के अनाज के खिलाफ जाता है। लेकिन अगर आप निस्वार्थ भाव से सोचना और दाता बनना सीख सकते हैं, तो कई अन्य गुणों को विकसित करना आसान हो जाता है: कृतज्ञता, प्रेम, सम्मान, धैर्य, अनुशासन आदि। 4. निस्वार्थ सोच से जीवन की गुणवत्ता बढ़ती है। निस्वार्थ सोच से पैदा हुई उदारता की भावना लोगों को जीवन के लिए सराहना और उसके उच्च मूल्यों की समझ देती है। जरूरतमंदों को देखना और उस जरूरत को पूरा करने के लिए देना बहुत सी चीजों को परिप्रेक्ष्य में रखता है। यह देने वाले और पाने वाले के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। इसलिए मुझे विश्वास है कि आत्मकेंद्रित जीवन के समान खाली जीवन कोई नहीं है। आत्म रिक्त जीवन के रूप में केंद्रित कोई जीवन नहीं है।
अगर आप अपनी दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपना ध्यान दूसरों की मदद करने पर लगाएं। 5. निस्वार्थ सोच आपको खुद से बड़ी किसी चीज का हिस्सा बनाती है। वैश्विक फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन मर्क एंड कंपनी ने हमेशा खुद को केवल उत्पाद बनाने और लाभ कमाने से ज्यादा कुछ करते हुए देखा है। यह मानवता की सेवा करना चाहता है। 1980 के दशक के मध्य में कंपनी ने रिवर ब्लाइंडनेस को ठीक करने के लिए एक दवा विकसित की, एक ऐसी बीमारी जो लाखों लोगों को संक्रमित करती है और विशेष रूप से विकासशील देशों में अंधेपन का कारण बनती है। हालांकि यह एक अच्छा उत्पाद था, संभावित ग्राहक इसे खरीदने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। तो मर्क ने क्या किया? इसने वैसे भी दवा विकसित की और 1987 में घोषणा की कि वह किसी को भी दवा मुफ्त देगी जिसे इसकी आवश्यकता होगी। 1998 तक कंपनी ने 250 मिलियन से अधिक टैबलेट दूर कर दिए थे। 19. जॉर्ज डब्ल्यू मर्क कहते हैं, हम यह कभी नहीं भूलने की कोशिश करते हैं कि दवा लोगों के लिए है। यह मुनाफे के लिए नहीं है। लाभ का पालन होता है, और अगर हमने उसे याद किया है तो वे प्रकट होने में कभी असफल नहीं हुए हैं। सबक सीखना है, सरल, महान बनने की कोशिश करने के बजाय खुद से बड़ी किसी चीज का हिस्सा बने। 6. निस्वार्थ सोच एक विरासत बनाता है। ट्रू नॉर्थ कम्युनिकेशंस के अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी जैक वालोसिक कहते हैं, सीखें, कमाएं, वापसी करें, ये जीवन के 3 चरण हैं। पहला तीसरा शिक्षा के लिए समर्पित होना चाहिए, दूसरा तीसरा करियर बनाने और जीवनयापन करने के लिए, और अंतिम तीसरा दूसरों को वापस देने के लिए कृतज्ञता में कुछ लौटाना। ऐसा लगता है कि हर राज्य अगले राज्य की तैयारी कर रहा है। यदि आप सफल होते हैं तो आपके लिए दूसरों के लिए विरासत छोड़ना संभव हो जाता है। लेकिन अगर आप विरासत बनाने के लिए और अधिक करने की इच्छा रखते हैं तो आपको इसे दूसरों में छोड़ने की जरूरत है। जब आप निस्वार्थ भाव से सोचते हैं और दूसरों में निवेश करते हैं तो आपको एक ऐसी विरासत बनाने का अवसर मिलता है जो आपको जीवित रखेगी। निस्वार्थ सोच की संतुष्टि का अनुभव कैसे करें? मुझे लगता है कि अधिकांश लोग निस्वार्थ सोच के मूल्य को पहचानते हैं, और अधिकांश इस बात से भी सहमत होंगे कि यह एक ऐसी क्षमता है जिसे वे विकसित करना चाहते हैं। हालांकि बहुत से लोग अपनी सोच को कैसे बदलें, इस बारे में नुकसान में हैं। निस्वार्थ रूप से सोचने की क्षमता विकसित करने के लिए मेरा सुझाव है कि आप निम्न कार्य करें। 1. दूसरों को पहले रखें। प्रक्रिया यह महसूस करने के साथ शुरू होती है कि सब कुछ आपके बारे में नहीं है। इसके लिए विनम्रता और फोकस में बदलाव की जरूरत है। द पावर ऑफ एथिकल मैनेजमेंट में केन ब्लैंचेट और नॉर्मन विंसेंट पील ने लिखा, विनम्रता वाले लोग अपने बारे में कम नहीं सोचते, वे बस अपने बारे में कम सोचते हैं। अगर आप अपनी सोच में कम स्वार्थी बनना चाहते हैं तो आपको अपनी चाहतों के बारे में सोचना बंद करना होगा और दूसरों की जरूरतों पर ध्यान देना शुरू करना होगा। प्रेरित पौलुस ने प्रोत्साहित किया, स्वार्थ या व्यर्थ अभिमान के लिए कुछ न करो, परंतु दीनता से दूसरों को अपने से अच्छा समझो। तुम में से हर एक को न केवल अपना हित देखना चाहिए बल्कि दूसरों का भी हित देखना चाहिए। 20. दूसरों के हितों की तलाश करने के लिए मानसिक और भावनात्मक प्रतिबद्धता बनाएं। 2. अपने आप को उन स्थितियों से अवगत कराएं जहां लोगों की जरूरत है। यह विश्वास करना एक बात है कि आप निस्वार्थ भाव से देने को तैयार हैं। यह वास्तव में ऐसा करने के लिए एक और है। परिवर्तन करने के लिए आपको अपने आप को एक ऐसी स्थिति में रखना होगा जहां आप लोगों की जरूरतों को देख सकें और इसके बारे में कुछ कर सकें। आप किस तरह का दान करते हैं, यह पहली बार में महत्वपूर्ण नहीं है। आप अपने चर्च में सेवा कर सकते हैं, एक खाद्य बैंक को दान कर सकते हैं, स्वयंसेवी पेशेवर सेवाएं दे सकते हैं, या एक धर्मार्थ संगठन को दे सकते हैं। बात यह है कि देना सीखना है और दाता की तरह सोचने की आदत विकसित करना है। 3. चुपचाप या गुमनाम रूप से दें। एक बार जब आपने खुद को देना सीख लिया तो अगला कदम तब देना सीखना है जब आप बदले में कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। जब आप इसके लिए मान्यता प्राप्त करते हैं तो यह देना लगभग हमेशा आसान होता है जब किसी को इसके बारे में जानने की संभावना नहीं होती है। हालांकि जो लोग बहुत अधिक धूमधाम प्राप्त करने के लिए देते हैं उन्हें पहले ही कोई इनाम मिल चुका होता है। आध्यात्मिक, मानसिक और भावनात्मक लाभ हैं जो केवल गुमनाम रूप से देने वालों को मिलते हैं। यदि आपने इसे पहले कभी नहीं किया है तो इसे आजमाएं। 4. जानबूझकर लोगों में निवेश करें। निस्वार्थ सोच का उच्चतम स्तर तब आता है जब आप उस व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास या कल्याण के लिए खुद को किसी अन्य व्यक्ति को दे देते हैं। यदि आप विवाहित हैं या माता पिता हैं तो आप इसे व्यक्तिगत अनुभव से जानते हैं।
आपका जीवनसाथी किस चीज को सबसे अधिक महत्व देता है, बैंक में पैसा या आपका स्वतंत्र रूप से दिया गया समय? छोटे बच्चे वास्तव में आपसे क्या चाहते हैं, एक खिलौना या आपका अविभाजित ध्यान? जो लोग आपसे प्यार करते हैं वे आपके पास होंगे, बजाय इसके कि आप उन्हें क्या दे सकते हैं। यदि आप उस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हैं जो लोगों में निवेश करता है, तो दूसरों और उनकी यात्रा पर विचार करें ताकि आप उनके साथ सहयोग कर सकें। प्रत्येक रिश्ता आपसी लाभ के लिए बनाई गई साझेदारी की तरह है। जब आप किसी भी रिश्ते में जाते हैं तो इस बारे में सोचें कि आप दूसरे व्यक्ति में कैसे निवेश कर सकते हैं ताकि यह एक जीत की स्थिति बन जाए। यहाँ बताया गया है कि रिश्ते अक्सर कैसे चलते हैं। मैं जीतता हूँ, तुम हारते हो, मैं केवल एक बार जीतता हूँ। तुम जीतते हो, मैं हारता हूँ, तुम सिर्फ एक बार जीतते हो। हम दोनों जीतते हैं, हम कई बार जीतते हैं। हम दोनों हार जाते हैं, अलविदा। साझेदारी। सबसे अच्छे रिश्ते जीत जीत हैं। अधिक लोग उस रवैये के साथ संबंधों में क्यों नहीं जाते? मैं आपको बताता हूँ क्यों। अधिकांश लोग यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वे पहले जीतें। दूसरी ओर, निस्वार्थ विचारक एक रिश्ते में जाते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि दूसरे व्यक्ति की जीत पहले हो, और इससे सारा फर्क पड़ता है। 5. लगातार अपने उद्देश्यों की जांच करें। फ्रांकोइस डेला रोशेपोकोव ने कहा, जो उदारता प्रतीत होती है वह अक्सर प्रच्छन्न महत्वाकांक्षा से अधिक नहीं होती है, जो एक महान को सुरक्षित करने के लिए एक छोटे से हित की अनदेखी करती है। अधिकांश लोगों के लिए सबसे कठिन काम खुद को पहले रखने की उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति से लड़ना है। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए अपने उद्देश्यों की लगातार जांच करना महत्वपूर्ण है कि आप स्वार्थ में पीछे नहीं जा रहे हैं। क्या आप अपने उद्देश्यों की जांच करना चाहते हैं? फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन की मॉडलिंग को फॉलो करें। वह हर दिन खुद से 2 सवाल पूछता था। जब वह सुबह उठता तो पूछता, आज मैं क्या अच्छा करने जा रहा हूँ, और सोने से पहले वह पूछता, आज मैंने क्या अच्छा किया है। यदि आप निस्वार्थ भाव से इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं तो आप स्वयं को ट्रैक पर रख सकते हैं। जब तक आप जीवित रहें तब दें। 2001 के पतन में हम सभी ने निस्वार्थ सोच का प्रदर्शन देखा, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कई वर्षों से देखी गई किसी भी चीज के विपरीत था। 11 सितंबर 2001 की घटना को कौन भूल सकता है? मैंने नेतृत्व का पाठ पढ़ाना अभी ही समाप्त किया था जब मेरी सहायक लिंडा अगर्स दुखद समाचार की घोषणा करने के लिए स्टूडियो में आई। अधिकांश अमेरिकियों की तरह मैं पूरे दिन टेलीविजन से जुड़ा रहा और अग्निशामकों और पुलिस अधिकारियों की रिपोर्टें सुनी, जो दूसरों की मदद करने के लिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावरों में दौड़ पड़े, कभी भी अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं की। त्रासदी के बाद के दिनों में लाखों अमेरिकियों ने कुछ ऐसा करने की बड़ी इच्छा व्यक्त की जिससे स्थिति में मदद मिले। मेरी भी यही इच्छा थी। मेरी कंपनी को त्रासदी के बाद शनिवार 15 सितंबर को सिमुलकास्ट के माध्यम से एक प्रशिक्षण देना था। हमारी नेतृत्व टीम ने सिमुलकास्ट के अंत में अमेरिका प्रार्थना नामक 1.5 घंटे के कार्यक्रम को जोड़ने का फैसला किया। इसमें मेरे दोस्त मैक्स लुकाडो ने लाखों लोगों के दिल की पुकार को व्यक्त करते हुए एक प्रार्थना लिखी और पढ़ी। फ्रैंकलिन ग्राहम ने हमारे राष्ट्रीय नेताओं के लिए प्रार्थना की। जिम और शर्ली डॉबसन ने माता पिता को सलाह दी कि वे अपने बच्चों को इस घटना से निपटने में कैसे मदद करें। और ब्रूस विल्किंसन और मैंने 11 सितंबर को सिमुलकास्ट दर्शकों से घायल लोगों को आर्थिक रूप से देने के लिए कहा। आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने $5.90 मिलियन दिए, जिसे वर्ल्ड विजन ने जरूरतमंद लोगों को वितरित करने के लिए कृपापूर्वक सहमति व्यक्त की। निस्वार्थ सोच और देने ने एक बहुत ही काले घंटे को प्रकाश और आशा में बदल दिया। त्रासदी के 2 हफ्ते से भी कम समय के बाद मैं न्यूयॉर्क शहर में ग्राउंड जीरो की यात्रा करने में सक्षम था। मैं विनाश स्थल को देखने गया, मलबे को साफ करने वाले पुरुषों और महिलाओं को धन्यवाद देने और उनके लिए प्रार्थना करने गया। मैंने जो देखा उसके साथ मैं वास्तव में न्याय नहीं कर सकता। मैंने दर्जनों बार न्यूयॉर्क की यात्रा की है। यह दुनिया में मेरी पसंदीदा जगहों में से एक है। मैं और मेरी पत्नी पहले भी कई बार अपने बच्चों के साथ टावरों में जा चुके हैं और उस क्षेत्र की अद्भुत यादें हैं। उस जगह को देखने के लिए जहां कभी इमारतें खड़ी थीं और मलबे, धूल और मुड़ी हुई धातु के अलावा कुछ नहीं देखना, यह बस अवर्णनीय है। कई अमेरिकियों को यह एहसास नहीं हुआ कि कई महीनों तक लोगों ने साइट को साफ करने के लिए लगन से काम किया। कई न्यूयॉर्क शहर के अग्निशामक और शहर के अन्य कर्मचारी थे, अन्य स्वयंसेवक थे। वे सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे काम करते थे, और जब वे मलबे में किसी के अवशेषों के पास आए तो उन्होंने चुप रहने का आह्वान किया और श्रद्धा से उन्हें बाहर निकाला। चूंकि मैं एक पादरी हूँ,
इसलिए मुझे क्षेत्र में प्रवेश करने पर एक लिपिक कॉलर पहनने के लिए कहा गया। जैसे ही मैं घूम रहा था, कई कार्यकर्ताओं ने कॉलर देखा और मुझसे उनके लिए प्रार्थना करने को कहा। यह एक विनम्र विशेषाधिकार था। अमेरिकी शिक्षक होरेस मान ने कहा, मरने में शर्म आती है जब तक कि आप मानवता के लिए कुछ जीत हासिल नहीं कर लेते। इस मानक के अनुसार न्यूयॉर्क शहर के अग्निशामक निश्चित रूप से मौत के लिए तैयार हैं। वे जो सेवा करते हैं वह अक्सर वास्तव में वीर होती है। आपको और मुझे कभी भी दूसरों के लिए अपना जीवन देने की आवश्यकता नहीं पड़ सकती है, जैसा कि उन्होंने किया। लेकिन हम दूसरों को अलग अलग तरीकों से दे सकते हैं। हम निस्वार्थ विचारक हो सकते हैं जो दूसरों को पहले रखते हैं और अपने जीवन में मूल्य जोड़ते हैं। हम उनके साथ काम कर सकते हैं ताकि वे जितना सोचा था उससे कहीं आगे निकल जाएं। सोच प्रश्न, क्या मैं अधिकतम सहयोग के साथ सोचने के लिए लगातार दूसरों और उनकी यात्रा पर विचार कर रहा हूँ? 1 बॉटम लाइन थिंकिंग पर भरोसा करें। यहाँ कोई नियम नहीं है, हम कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। थॉमस एडिसन, आविष्कारक। आप अपने संगठन, व्यवसाय, विभाग, टीम या समूह के लिए नीचे की रेखा का पता कैसे लगाते हैं? कई व्यवसायों में लबोलुआब यह सचमुच नीचे की रेखा है। लाभ निर्धारित करता है कि आप सफल हो रहे हैं या नहीं, लेकिन डॉलर हमेशा सफलता का प्राथमिक पैमाना नहीं होना चाहिए। क्या आप अपने परिवार की अंतिम सफलता इस बात से मापेंगे कि महीने या साल के अंत में आपके पास कितना पैसा था? और अगर आप एक गैर लाभकारी या स्वयंसेवी संगठन चलाते हैं, तो आप कैसे जानेंगे कि आप अपनी उच्चतम क्षमता पर प्रदर्शन कर रहे थे या नहीं? आप उस स्थिति में नीचे की रेखा को कैसे सोचते हैं? एक गैर लाभकारी संस्था की निचली रेखा। फ्रांसिस हेसलबीन को 1976 में खुद से ठीक यही सवाल पूछना पड़ा, जब वह अमेरिका की गर्ल स्काउट्स की राष्ट्रीय कार्यकारी निदेशक बनी। जब वह पहली बार गर्ल स्काउट्स के साथ शामिल हुई, तो संगठन चलाना आखिरी चीज थी जिसकी उसने उम्मीद की थी। वह और उनके पति, जॉन हेसलबीन, स्टूडियोज में भागीदार थे, जो एक छोटा पारिवारिक व्यवसाय था जिसने टेलीविजन विज्ञापनों और प्रचार फिल्मों को फिल्माया था। उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी और उन्होंने फिल्में बनाई। 1950 के दशक की शुरुआत में उन्हें जॉन्सटाउन, पेंसिल्वेनिया में दूसरे प्रेस्बिटेरियन चर्च में एक स्वयंसेवक टुकड़ी नेता के रूप में भर्ती किया गया था। वह भी असामान्य था, क्योंकि उसका एक बेटा था और कोई बेटी नहीं थी, लेकिन वह इसे अस्थायी आधार पर करने के लिए तैयार हो गई। उसने इसे प्यार किया होगा, क्योंकि उसने 9 साल तक सेना का नेतृत्व किया था। समय के साथ वह परिषद की अध्यक्ष और राष्ट्रीय बोर्ड की सदस्य बनी। फिर उन्होंने तालिस रॉक गर्ल स्काउट काउंसिल के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य किया, एक पूर्णकालिक भुगतान की स्थिति। जब तक उसने राष्ट्रीय संगठन के सीईओ के रूप में काम लिया, तब तक गर्ल स्काउट्स मुश्किल में थी। संगठन में दिशा की कमी थी, किशोर लड़कियों की स्काउटिंग में रुचि कम हो रही थी और वयस्क स्वयंसेवकों की भर्ती करना कठिन होता जा रहा था, विशेष रूप से अधिक संख्या में महिलाओं के कार्यबल में प्रवेश करने के साथ। इस बीच बॉय स्काउट्स खुद को लड़कियों के लिए खोलने पर विचार कर रहा था। संगठन को निचले स्तर पर वापस लाने के लिए हेसलबीन की सख्त जरूरत थी। हम अपने आप से बहुत ही सरल प्रश्न पूछते रहे, वह कहती हैं। हमारा व्यवसाय क्या है? हमारा ग्राहक कौन है? और ग्राहक क्या मूल्य मानता है? यदि आप गर्ल स्काउट्स, IBM या AT&T हैं, तो आपको एक मिशन के लिए प्रबंधन करना होगा। 21 मिशन पर हेसलबीन के फोकस ने उन्हें गर्ल स्काउट्स की निचली रेखा की पहचान करने में सक्षम बनाया। हम वास्तव में यहाँ एक कारण से हैं, एक लड़की को उसकी उच्चतम क्षमता तक पहुँचने में मदद करने के लिए। किसी एक चीज से ज्यादा, इससे फर्क पड़ा, क्योंकि जब आप अपने मिशन के बारे में स्पष्ट होते हैं, तो कॉर्पोरेट लक्ष्य और परिचालन उद्देश्य उसी से निकलते हैं। 22 एक बार जब उसने अपनी निचली रेखा का पता लगा लिया, तो वह इसे हासिल करने की कोशिश करने के लिए एक रणनीति बनाने में सक्षम थी। उसने राष्ट्रीय कर्मचारियों को पुनर्गठित करके शुरू किया। फिर उसने 350 क्षेत्रीय परिषदों में से प्रत्येक द्वारा उपयोग की जाने वाली एक योजना प्रणाली बनाई, और उसने संगठन को प्रबंधन प्रशिक्षण की शुरुआत की। हेसलबीन ने खुद को नेतृत्व और संगठन में बदलाव तक सीमित नहीं रखा। 1960 और 70 के दशक में देश बदल गया था और इसकी लड़कियां भी थीं, लेकिन गर्ल स्काउट्स नहीं थी। हेसलबीन ने भी उस मुद्दे से निपटा। संगठन ने अपनी गतिविधियों को वर्तमान संस्कृति के लिए अधिक प्रासंगिक बना दिया। उदाहरण के लिए, कंप्यूटर के उपयोग के लिए अधिक अवसर प्रदान करते हुए एक पार्टी की मेजबानी करने के बजाय उसने अल्पसंख्यक भागीदारी की भी मांग की, द्विभाषी सामग्री बनाए और कम आय वाले परिवारों तक पहुंच गई।
यदि लड़कियों को उनकी उच्चतम क्षमता तक पहुंचने में मदद करना समूह की निचली रेखा थी, तो पारंपरिक रूप से कम अवसर पाने वाली लड़कियों की मदद करने के लिए और अधिक आक्रामक क्यों न हो। रणनीति ने खूबसूरती से काम किया। गर्ल स्काउट्स में अल्पसंख्यक भागीदारी 3 गुना। 1990 में हेसलवियन ने गर्ल स्काउट्स को प्रथम श्रेणी का संगठन बनाने के बाद छोड़ दिया। वह गैर लाभकारी प्रबंधन के लिए पीटर एफ ड्रकर फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष और सीईओ बनी और अब इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष के रूप में कार्य करती हैं। और 1998 में उन्हें प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से नवाजा गया। व्हाइट हाउस में समारोह के दौरान राष्ट्रपति क्लिंटन ने हेसलबीन के बारे में कहा, उन्होंने अनगिनत संगठनों के साथ समावेश और उत्कृष्टता के लिए अपना उल्लेखनीय नुस्खा साझा किया है, जिनकी निचली रेखा डॉलर में नहीं बल्कि बदले हुए जीवन में मापी जाती है। 23 वह इसे बेहतर नहीं कह सकता था। आपको नीचे की सोच की वापसी का आनंद क्यों लेना चाहिए? यदि आप केवल नीचे की रेखा के बारे में सोचने के आदी हैं क्योंकि यह वित्तीय मामलों से संबंधित है, तो हो सकता है कि आप और आपके संगठन के लिए महत्वपूर्ण कुछ चीजें याद कर रहे हों। इसके बजाय नीचे की रेखा को अंत टेकअवे वांछित परिणाम के रूप में सोचें। प्रत्येक गतिविधि की अपनी अनूठी निचली रेखा होती है। यदि आपके पास नौकरी है, तो आपके काम की निचली रेखा है। यदि आप अपने चर्च में सेवा करते हैं, तो आपकी गतिविधि की एक निचली रेखा होती है। माता पिता या जीवनसाथी के रूप में आपका प्रयास, यदि आप एक हैं। जैसा कि आप नीचे की सोच की अवधारणा का पता लगाते हैं, यह पहचाने कि यह आपकी कई तरह से मदद कर सकता है। 1. बॉटम लाइन थिंकिंग महान स्पष्टता प्रदान करता है। गेंदबाजी और काम में क्या अंतर है? गेंदबाजी करते समय यह जानने में केवल 3 सेकंड लगते हैं कि आपने कैसा प्रदर्शन किया है। यही कारण है कि लोग खेलों से इतना प्यार करते हैं। परिणाम के बारे में कोई प्रतीक्षा और कोई अनुमान नहीं है। निचला रेखा सोच आपके लिए परिणामों को अधिक तेजी से और आसानी से मापना संभव बनाता है। यह आपको एक बेंचमार्क देता है जिसके द्वारा गतिविधि को मापने के लिए इसका उपयोग यह सुनिश्चित करने के एक केंद्रित तरीके के रूप में किया जा सकता है कि आपकी सभी छोटी गतिविधियां उद्देश्यपूर्ण हैं और एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। 2. बॉटम लाइन थिंकिंग आपको हर स्थिति का आकलन करने में मदद करती है। जब आप अपनी निचली रेखा को जानते हैं, तो यह जानना बहुत आसान हो जाता है कि आप किसी भी क्षेत्र में कैसा कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, जब फ्रांसिस हेसलबीन ने गर्ल स्काउट्स चलाना शुरू किया, तो उसने संगठन के प्रबंधन ढांचे, जिसे उसने एक पदानुक्रम से एक हब में बदल दिया, से लेकर एक लड़की को उसकी उच्चतम क्षमता तक पहुंचने में मदद करने के संगठन के लक्ष्य के विरुद्ध सब कुछ सुनिश्चित किया। लड़कियां कमा सकती हैं। नीचे की रेखा से बेहतर कोई माप उपकरण नहीं है। 3. बॉटम लाइन थिंकिंग आपको सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेने में मदद करती है। जब आप अपनी निचली रेखा को जानते हैं, तो निर्णय लेना बहुत आसान हो जाता है। जब 1970 के दशक में गर्ल स्काउट संघर्ष कर रही थी, बाहरी संगठनों ने इसके सदस्यों को महिला अधिकार कार्यकर्ता या घर घर प्रचार करने के लिए मनाने की कोशिश की। लेकिन हेसलबीन के तहत गर्ल स्काउट्स के लिए ना कहना आसान हो गया। यह अपनी निचली रेखा को जानता था और यह अपने लक्ष्यों को ध्यान और उत्साह के साथ आगे बढ़ाना चाहता था। 4. निचला रेखा सोच उच्च मनोबल उत्पन्न करता है। जब आप नीचे की रेखा को जानते हैं और आप उसके पीछे जाते हैं, तो आपके जीतने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और कुछ भी जीतने जैसा उच्च मनोबल उत्पन्न नहीं करता है। आप चैंपियनशिप जीतने वाली खेल टीमों, या अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने वाली कंपनी डिवीजनों, या अपने मिशन को प्राप्त करने वाले स्वयंसेवकों का वर्णन कैसे करते हैं? वे उत्साहित हैं। लक्ष्य को हिट करना प्राणपोषक लगता है, और आप इसे तभी हिट कर सकते हैं जब आप जानते हो कि यह क्या है। 5. बॉटम लाइन थिंकिंग सुनिश्चित करती है आपका भविष्य। यदि आप कल सफल होना चाहते हैं, तो आपको आज के आधार पर सोचने की जरूरत है। फ्रांसिस हेसलबीन ने यही किया और उसने गर्ल स्काउट्स को बदल दिया। किसी भी सफल, स्थायी कंपनी को देखें और आपको ऐसे नेता मिलेंगे जो अपनी निचली रेखा को जानते हैं। वे अपने निर्णय लेते हैं, अपने संसाधनों का आवंटन करते हैं, अपने लोगों को काम पर रखते हैं और उस निचले स्तर को प्राप्त करने के लिए अपने संगठन की संरचना करते हैं। बॉटम लाइन थिंकिंग की वापसी का आनंद कैसे लें? नीचे की रेखा के मूल्य को देखना कठिन नहीं है। ज्यादातर लोग इस बात से सहमत होंगे कि बॉटम लाइन थिंकिंग का रिटर्न ज्यादा होता है, लेकिन एक निचले स्तर के विचारक बनना सीखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। 1. रियल बॉटम लाइन को पहचानें। बॉटम लाइन थिंकिंग की प्रक्रिया यह जानने से शुरू होती है कि आप वास्तव में क्या करने जा रहे हैं।
यह उतना ही उदात्त हो सकता है जितना कि किसी संगठन की बड़ी तस्वीर, मिशन या उद्देश्य, या यह उतना ही केंद्रित हो सकता है जितना आप किसी विशेष परियोजना पर पूरा करना चाहते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप यथासंभव विशिष्ट हों। यदि आपका लक्ष्य सफलता जैसी अस्पष्ट चीज के लिए है, तो आपको इसे प्राप्त करने के लिए निचली पंक्ति की सोच का उपयोग करने का प्रयास करने में एक कठिन समय होगा। पहला कदम अपनी चाहता है को अलग रखना है। उन परिणामों को प्राप्त करें जिन्हें आप वास्तव में खोज रहे हैं, लक्ष्य का वास्तविक सार। किसी भी भावना को अलग रखें जो आपके निर्णय को धूमिल कर सकती है और किसी भी राजनीति को दूर कर सकती है जो आपकी धारणा को प्रभावित कर सकती है। आप वास्तव में क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? जब आप उन सभी चीजों को हटा देते हैं जो वास्तव में मायने नहीं रखती हैं, तो आप क्या हासिल करने के लिए मजबूर हैं? क्या होना चाहिए? क्या स्वीकार्य है? यही असली निचली रेखा है। 2. नीचे की रेखा को बिंदु बनाएं। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बातचीत की है जिसके इरादे बताए गए के अलावा कुछ और लगते हैं? कभी कभी स्थिति जानबूझकर धोखे को दर्शाती है, लेकिन यह तब भी हो सकता है जब व्यक्ति को अपनी निचली रेखा का पता न हो। कंपनियों में भी ऐसा ही होता है। कभी कभी, उदाहरण के लिए, एक आदर्शवादी रूप से कहा गया मिशन और वास्तविक निचला रेखा जिद नहीं करता है। उद्देश्य और लाभ प्रतिस्पर्धा करते हैं। इससे पहले मैंने जॉर्ज डब्ल्यू. मार्क को उद्धृत किया, जिन्होंने कहा, हम यह कभी नहीं भूलने की कोशिश करते हैं कि दवा लोगों के लिए है। यह मुनाफे के लिए नहीं है। लाभ का पालन होता है, और अगर हमने उसे याद किया है, तो वे प्रकट होने में कभी असफल नहीं हुए हैं। उन्होंने शायद यह बयान अपने संगठन में उन लोगों को याद दिलाने के लिए दिया था कि लाभ उद्देश्य की पूर्ति करता है, वे इसके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं। यदि लाभ कमाना वास्तविक आधार रेखा थी, और लोगों की मदद करना केवल इसे प्राप्त करने के साधन प्रदान करता है, तो कंपनी को नुकसान होगा। उसका ध्यान बंटा होगा, और वह न तो लोगों की उतनी मदद कर पाएगा जितना वह कर सकता था और न ही उतना लाभ कमा सकता था जितना वह चाहता था। 3. बॉटम लाइन हासिल करने के लिए एक रणनीतिक योजना बनाएं। निचली पंक्ति की सोच परिणाम प्राप्त करती है, इसलिए यह स्वाभाविक रूप से इस प्रकार है कि इस तरह की सोच से निकलने वाली कोई भी योजना सीधे नीचे की रेखा से जुड़ी होनी चाहिए और केवल एक ही हो सकता है, 2 या 3 नहीं। एक बार नीचे की रेखा निर्धारित हो जाने के बाद, इसे प्राप्त करने के लिए एक रणनीति बनाई जानी चाहिए। संगठनों में इसका अर्थ अक्सर उन मुख्य तत्वों या कार्यों की पहचान करना होता है जिन्हें नीचे की रेखा को प्राप्त करने के लिए ठीक से काम करना चाहिए। यह नेता की जिम्मेदारी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब प्रत्येक गतिविधि की निचली रेखा प्राप्त होती है, तो नीचे की रेखा प्राप्त होती है। यदि छोटे लक्ष्यों का योग वास्तविक निचली रेखा में नहीं जुड़ता है, तो या तो आपकी रणनीति त्रुटिपूर्ण है या आपने अपनी वास्तविक निचली रेखा की पहचान नहीं की है। 4. टीम के सदस्यों को बॉटम लाइन के साथ संरेखित करें। एक बार जब आप अपनी रणनीति बना लें, तो सुनिश्चित करें कि आपके लोग आपकी रणनीति के अनुरूप हैं। आदर्श रूप से, टीम के सभी सदस्यों को बड़े लक्ष्य के साथ साथ इसे प्राप्त करने में उनकी व्यक्तिगत भूमिका के बारे में पता होना चाहिए। उन्हें अपने व्यक्तिगत आधार को जानने की जरूरत है और यह संगठन की निचली रेखा को प्राप्त करने के लिए कैसे काम करता है। 5. एक सिस्टम से चिपके रहें और लगातार परिणामों की निगरानी करें। मेरी एक कंपनी के मित्र और पूर्व अध्यक्ष डेव सदरलैंड का मानना कि कुछ संगठन सिस्टम को मिलाने की कोशिश करके मुश्किल में पड़ जाते हैं। उनका कहना है कि कई प्रकार की प्रणालियां सफल हो सकती हैं, लेकिन विभिन्न प्रणालियों को मिलाने या एक से दूसरे में लगातार बदलने से विफलता होती है। डेव कहते हैं, निचली पंक्ति की सोच एक बार की बात नहीं हो सकती। इसे काम करने और संबंधित और प्राप्त करने की प्रणाली में बनाया जाना है। आप केवल वांछित परिणाम में समय समय पर ट्यून नहीं कर सकते। नीचे की सोच के साथ हासिल करना जीवन का एक तरीका होना चाहिए, या यह परस्पर विरोधी संदेश भेजेगा। मैं एक निचले स्तर का विचारक हूँ। यह उपलब्धि के लिए मेरे सिस्टम का एक हिस्सा है। मैं हर दिन इसका अभ्यास करता हूँ। कोई अन्य माप नहीं, कोई व्यर्थ प्रयास नहीं। दवे हर रात अपनी फील्ड टीम के सदस्यों को बुलाते थे ताकि वे नीचे पंक्ति के सवाल पूछ सके जो वे सुनने की उम्मीद करते हैं। उन्होंने लगातार हर कोर एरिया की निगरानी करके कंपनी के बॉटम लाइन पर अपनी नजर रखी। जब यह इसके ठीक नीचे आता है, तो आपकी निचली रेखा की परवाह किए बिना आप इसे अच्छी सोच के साथ सुधार सकते हैं। और बॉटम लाइन थिंकिंग का बहुत अच्छा प्रतिफल है क्योंकि यह आपके विचारों को परिणामों में बदलने में मदद करता है।
किसी अन्य प्रकार के मानसिक प्रसंस्करण की तरह यह आपकी सोच की पूरी क्षमता को प्राप्त करने और जो भी आप चाहते हैं उसे प्राप्त करने में आपकी सहायता कर सकता है। सोच प्रश्न, क्या मैं नीचे की रेखा पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ ताकि मैं अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकूं और अपनी सोच की पूरी क्षमता का लाभ उठा सकूं?